नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न पत्र है वो आज दिनांक 8 मार्च को संपन्न हुआ है। इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न का डिटेल से हम अध्ययन करेंगे, उसका आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो किस प्रकार का था। तो ये मध्यम लेवल का, मीडियम लेवल का प्रश्न पत्र है। इसमें कुछ जो क्वेश्चन है उनको हम कह सकते हैं उसमें थोड़े से दिमाग लगाने की आवश्यकता है, और कुछ जो प्रश्न है वो मीडियम लेवल के, कुछ बहुत इजी प्रश्न भी थे। यहाँ पर न्यूमेरिकल अच्छे पूछे गए हैं, अच्छी संख्या में पूछे गए हैं। ज्यादातर जो प्रश्न है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हमें मिले हैं। इस प्रश्न पत्र के ज्यादातर जो प्रश्न है, ज्यादातर मोस्टली 90% जो क्वेश्चन है वो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हमने जो सीरीज चलाई थी उसमें से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी एक सीरीज चलाई थी, तो वहां से आपको 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको उसमें से मिलने वाले हैं। जिन बच्चों ने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो किया है उनके अच्छे अंक आने की संभावना है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों के अच्छे अंक आ भी जाएंगे, आपने हमारे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र का पहला सेक्शन, पहले सेक्शन में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो व्यू ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारे को एक ऑप्शन का आंसर देना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट है, उसमें विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और फाई बराबर होता है ई इंटू एस। ई इंटू एस, तो फाई का जो मात्रक है वो वही होगा जो ई इंटू एस का मात्रक होगा। तो ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, एस यहाँ पर क्षेत्रफल है जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्मॉल आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल कैपिटल एफ है। यदि इनके मध्य की दूरी 2r कर दी जाए तो बल का मान क्या हो जाएगा। चलिए इसे भी आप देख ले। में हमारे पास में दो चार्ज हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तब उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है कि Q1 Q2 बट्टे में r स्क्वायर होता है। नई स्थिति के अंदर क्या है, जो डिस्टेंस है उसको हमने चेंज कर दिया, उस डिस्टेंस को हम r डेज से लिख रहे हैं जो कि r की दुगुनी है। तो नया जो बल है उसको मैं लिख रहा हूं F डेज से K Q1 Q2 बट्टे में R डेज का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जो R डेज है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 2R। तो यहां से आप देखेंगे F डेज बराबर K Q1 Q2 बट्टे में 4R स्क्वायर आ जाएगा, और इससे हम F पुट कर देंगे तो F बट्टे में 4 आपको मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए भी हैं, सोल्व भी करवाए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर दिया होगा, काफी आसान प्रश्न था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है। तो किसी संधारित्र की बात करें, संधारित्र की प्लेटें होती है, उन दोनों प्लेटों के ऊपर आवेश मौजूद होता है। एक प्लेट के ऊपर धनावेश मौजूद होता है, दूसरी प्लेट के ऊपर ऋणावेश मौजूद होता है, और दोनों प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा संचित होती है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। हालांकि विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रति एकांक आयतन के अंदर संचित जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है
वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। तो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर ऊर्जा मौजूद होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक है, यहाँ से कितनी धारा बह रही है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इन रेजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ। ये नाम दे दिया मैंने P, इसको नाम दे दिया मैंने Q, इसको नाम दे दिया मैंने R और इसे हमने नाम दे दिया S। आप यहाँ पर देखेंगे कि आप इसको भी आप Q दे सकते हैं, इसको R, इसको S दे सकते हैं कि यहाँ पर P/Q ये बराबर है R/S के। ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको आप जैसे मान लीजिए कि और कुछ नाम दे देते हैं हम, इसको नाम दे दिया मैंने T, तो T कार्य नहीं करेगा। T कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में है, तो ये कार्य नहीं करेगा। तो इसे आप यहां से हटा दीजिए। यहां से आप इसको हटा देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। मैंने यहां से इस डायग्राम से ही इसको हटा दिया है कि यहाँ पर ये काम ही नहीं करेगा। तो ये काम नहीं करेगा तो देखिए अपने पास में क्या रह जाएगा, ये P और Q है, दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनका जो रेजिस्टेंस है तुल्य प्रतिरोध R' से लिख देता हूँ। P प्लस Q जुड़ जाएंगे, 5 प्लस 5 ये 10 ओम हो जाएगा। और R डबल डेस ये हो जाएगा अपने पास में R प्लस S, ये भी 5 प्लस 5 10 ओम हो जाएगा। अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये ऐसे समांतर क्रम में हो जाएंगे। इन दोनों की जगह अपने पास में आ जाएगा R डेस, इन दोनों की जगह अपने पास में आ जाएगा R डबल डेस, और ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो तुल्य प्रतिरोध R ट्रिपल डेस से मैं लिख दूं जो कि 1/में R डेस प्लस 1/में R डबल डेस के इक्वल होगा। तो 1/में 10 प्लस 1/में 10, ये 2/में 10 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर R ट्रिपल डेस की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में 5 ओम। बैटरी है वो 2 वोल्ट की लगी हुई है, ये V का मान है हमारे पास में। तो देखिए I बराबर क्या आएगा, V/में R। V का मान हमें दे रखा है 2, R का मान हमारे पास में है 5, तो 2/5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युत आवेश Q वेग v से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय चित्र रेखाओं के समांतर गति कर रहा है, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा? तो देखिए चुंबकीय बल का हम फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर होता है QVB sin थीटा। F बराबर QVB sin थीटा, और यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो F बराबर क्या आ जाएगा, QVB sin 0, और साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बल का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्मॉल m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र B में रखने पर उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा है। यदि हम x मान चुंबकीय क्षेत्र B के अंदर थीटा कोण पर कोई चुंबकीय द्विध्रुव रख दें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है माइनस में m वेक्टर डॉट B वेक्टर, जिसे हम माइनस में एम बी कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिवर्तित करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान है। यहाँ पर जो वोल्टेज है इसका मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देखिए परिणामी जो वोल्टता होती है वो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC के स्क्वायर के रूट के बराबर होती है। तो देखिए कई बार क्या होता है, यहाँ वाली वोल्टेज देते हैं और इनके ऊपर वोल्टेज, इसका वोल्टेज ड्रॉप दे देते हैं, इनमें से किसी एक का पूछ लेते हैं, बट अब की बार इसका उल्टा पूछा है। तो यहाँ से V का मान पूछा है, तो 8 का स्क्वायर प्लस VL का जो मान है वो 4 हमारे पास में है, VC का मान है वो हमारे पास में 10 है। तो यहाँ से देखिए अपने पास में आ गया है 8 का स्क्वायर 64, 4 माइनस 10, तो ये -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा।
तो ये अपने पास में V का जो मान है वो आ गया है 100 का अंडर मतलब 10 वोल्ट आ गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंज का नियम भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है आपको हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर एज इट इज मिल जाएंगे। ये हो सकता है कि ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो कि सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन किससे होता है, तो वो मैग्नेट्रॉन और क्लेस्ट्रॉन से हमने आपको बताया है। तो क्या है कि क्वेश्चन तो वही है बट इनको पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर सूक्ष्म तरंगे आएगा, क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन द्वारा सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन होता है। ये पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है कि F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी कितनी होगी। तो ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है प्रभावी फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से आप देखें F1 F2 लघुत्तम आ जाएगा तो F1 प्लस F2 आ जाएगा। तो F बराबर हमें मिल जाएगा F1 F2 बट्टे में F1 प्लस F2। ये हमारे पास में ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमें क्या कहता है कि प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होने की पुष्टि करता है। ये प्रश्न भी आपको एज इट इज मिल जाएगा। ध्रुवण के द्वारा प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। एक और अच्छा प्रश्न ये हमने आंकिक प्रश्न में भी करवाया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी है ये प्रश्न। बट ये जो क्वेश्चन है उसमें केवल जो वैल्यू है वो थोड़ी सी अलग दी हुई है। वो अपने हिसाब से इन्होंने बनाकर इस क्वेश्चन को तैयार किया है कि एक फोटोन की ऊर्जा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु का कार्यफलन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके निरोधी विभव का मान क्या होगा। तो देखिए अपने पास में E बराबर हम जानते हैं फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम होता है और के मैक्सिमम है वो हमारे पास में होता है E माइनस फाई नॉट। तो यहाँ से के मैक्सिमम है इसकी वैल्यू निकल जाएगी, के मैक्सिमम है वो आ गया अपने पास में 18 माइनस 8 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि ईवी नॉट बराबर होता है के मैक्सिमम। ईवी नॉट बराबर क्या होता है के मैक्सिमम। तो यहां से वी नॉट बराबर आ गया के मैक्सिमम अपॉन ई। तो यहां से के मैक्सिमम का मान है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में ई। तो यहां से ई कैंसिल हो गया, 10 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थी ऐसा क्वेश्चन हमने अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे यूट्यूब पर वो भी अवेलेबल है। आप उन्हें जाकर देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज इट इज इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएगी कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है या किसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलने वाला है। तो यहाँ से थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क पड़ सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए हमने वहां पर क्वेश्चन दिया था कि आयनन ऊर्जा कितनी होगी। तो आयनन ऊर्जा वहां से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए जो ऊर्जा होगी वही होगी। तो ई आई बराबर होता है माइनस में ई जो भी हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा है तो ई के बराबर हो जाएगी ई अनंत। अनंत की जरूरत नहीं, मैं सीधा फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ई का जो मान है वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिलने वाला है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। बोर के अभिगृत के अनुसार निम्नांकित भौतिक राशि क्वांटीकृत है। तो इनमें से कौन सी राशि क्वांटीकृत रहती है। तो कोणीय संवेग है वो क्वांटीकृत रहता है। एल बराबर एम वी आर बराबर एन एच अपॉन
2 पाई। तो यहां से कोणीय संवेग है वो क्वांटीकृत रहता है। ऑप्शन ए सही होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है, कि बंधन ऊर्जा किसके इक्वल होती है? बाइंडिंग एनर्जी है वो बराबर होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। डेल्टा एम है वो है द्रव्यमान स्थिति, तो नाभिक की द्रव्यमान स्थिति के तुल्य होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म शून्य ताप पर, जहां हमारे नोट्स हैं हर जगह पर हमने ये बात लिख रखी है कि ब्रह्म शून्य ताप पर चाहे कोई सा भी अर्धचालक क्यों ना हो, उसकी चालकता शून्य होती है, उसकी प्रतिरोधकता अनंत होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विद्युत ध्रुव के कारण से अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ में किस तरीके से चेंज होती है? तो विद्यार्थियों, अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमारे पास में होती है के 2p अपॉन आर क्यूब। तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दूरी के यहाँ पर आएगा घन, या आप यहाँ पर कई बच्चों ने ये ऐसे भी लिखा है ना, तृतीय घात, दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों में से एक सही हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चे अलग अलग तरीके से करके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों में से कोई सा भी आप कर देते तो सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवावेग का परिमाण किसके बराबर होता है? तो देखिए, इसको हम लिखते हैं गतिशीलता। किसके बराबर होगा? गतिशीलता के बराबर होगा। तो इस ऑप्शन में गतिशीलता आएगा। वीडी अपॉन में ई के बराबर होता है। तो ई का मान आपने क्या कर दिया? एकांक कर दिया, तो अपवावेग। तो ये जो अपवावेग की डेफिनेशन है वो इस तरीके से पूछी गई थी कि इसको प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवावेग को क्या कहते हैं। इस साल इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दिया है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया है। तो क्वेश्चन घूम फिर कर वही आ रहे हैं। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके पार्श्व क्रम में, देखो इसमें आप संट प्रतिरोध जोड़ते हैं। आप संट प्रतिरोध लिख सकते हैं। आप इसके स्थान पर अल्प प्रतिरोध भी करके आ सकते हैं, या निम्न मान का प्रतिरोध भी आप कर सकते हैं। निम्न मान का संट प्रतिरोध भी आप लिख सकते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी लिख कर आए तो आपका जो आंसर है वो सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, देखो अल्प व धनात्मक, अल्प व धनात्मक होता है। अल्प होता है लेकिन धनात्मक। आप अल्प के स्थान पर निम्न भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? निम्न व धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है माइनस में एन डी फाइव बी अपॉन डी के बराबर होता है। कि डी फाइव बी में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स आपको मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के बीच में जो कला कोण से पीछे होती है, तो 90 डिग्री से पीछे होती है, 90 डिग्री, या आप इसको पाई बाई 2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पाई बाई 2 भी इससे आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सोडियम लैंप पर प्रकाश पोलेराइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता हो जाती है। तो विद्यार्थी, ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझने वाला है कि जब सोडियम लैंप पर, यह आपको बुक में मिलेगा। विद्यार्थी, एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो हमारे नोट्स में नहीं है, नोट्स से ये बाहर आया है। जो बच्चे हमारे नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते हैं
कि पोलराइड शीट में एक ही दिशा वाले प्रकाश सदिश पारित होते हैं, तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो आधी हो जाएगी। प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाएगी। ऑप्शन में यहाँ पर आधी करके आना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि लिनार्ड के प्रेक्षण में दो इलेक्ट्रोडों वाली निर्वातित कांच की नलिका में उत्सर्जक पट्टी का विभव पर विकिरणों को आपतित करने पर परिपथ में धारा का परिवाह होता है। इधर तो ऐसे तो जो ये जो क्वेश्चन है वो आपको हमारे नोट्स में तो नहीं मिलेगा, बट सॉरी नोट्स में मिल जाएगा, बट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं मिलने वाला। नोट्स के अंदर आपको एज डीजे लिनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर ये वाला प्रश्न आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। देखो मैं आपको क्लियर करता हूं कि हमने अपने नोट्स के अंदर एक होलवॉक्स और लिलार्ड का एक्सपेरिमेंट करवाया है, तो उसमें हमने एक लाइन लिखी है पेज नंबर 2 के ऊपर मौजूद है कि जब प्लेट सी पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराया जाता है तो परिपथ में धारा स्थापित हो गई है। ये 11वें चैप्टर के पेज नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है, पराबैंगनी प्रकाश को आपतित करवाएंगे। क्लियर? ये मैं देखकर ही बता रहा हूँ कि कौन से पेज के ऊपर है। तो ये इस चैप्टर के पेज नंबर 3 के नोट्स में है, बुक में भी आपको ये मिल जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, तो ये भी हमारे नोट्स में आपको एजडीज मिल जाएगा। जेम्स चैडविक को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक को दिया जाता है। इन्होंने जब अल्फा कणों का अटैक बेरिलियम की सीट पर करवाया था तब अल्फा कणों की व्युत्पत्ति हुई थी, तो वहां से ये क्वेश्चन दिया गया है। फिर देखिए विद्यार्थियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ओम इंटू मीटर से ओम इंटू मीटर के बीच में होते। ये भी आपको हमारे नोट्स के पेज इस 14वें चैप्टर के पेज नंबर 3 से हमने पदार्थों का वर्गीकरण कर रखा है। उसके अंदर हमने ये लिख रखा है रोका मान। रोका मान सेम टू सेम वही का वही आपको लिख कर आना था, 10 की घात -5 ओम इंटू मीटर से 10 की घात 6 ओम इंटू मीटर के बीच होता है। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको एजडीज मिलने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए आप, एक पंक्ति या दो पंक्ति में इसका आंसर हमें देना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2A। दोनों में से एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल, ये तो आवेश है, देखो इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी। दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस फॉर्मूले से इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर? विद्यार्थियों ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी बताए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन है ना आने ही चाहिए थे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित ये हमने अति लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर इंपोर्टेंट जो प्रश्न हमने बताए उसमें हमने सेकंड क्वेश्चन बताया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये दूसरा प्रश्न ही है, तो दूसरा क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है। फिर देखिए अपना जो अगला प्रश्न है, अपना जो अगला प्रश्न है कि दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास में एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर जो 20वां क्वेश्चन था वो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। यदि आपने वो 20वें क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन भी वहां से हो जाएगा। चलो मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके भी बता देता हूँ। इसको नाम देता हूँ मैं C1, इसे नाम देता हूँ मैं C2 और इसे मैं नाम देता हूँ C3। तो C2 और C3 की तुल्य धारिता ये दोनों ही समांतर क्रम में है, तो C2 प्लस C3 जुड़ जाएगी, तो यहाँ से 1 प्लस 2 3 पिको फेरेड आ जाएगी। ये अपने पास में सी डेस का मान आ गया। अब सी डेस और C1 ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे हम यहाँ पर। तो 1/, सी डेस की वैल्यू आ गई है 3 प्लस 1/6, इनका लघुत्तम आ जाएगा 6, 2 प्लस 1 3/6, 1/2। ये सी का मान आया है, तो हमारे पास में सी का मान आ गया है, तो यहाँ से सी बराबर हम कर देंगे 2 पिको फेरेड। 2 पिको फेरेड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले
क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या दे रखा है कि दिए गए चित्र में गलत चुंबकीय चित्र रेखाएं दर्शाई गई है, पहचाने कि इसमें क्या गलती है। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि चुंबकीय चित्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। दो चुंबकीय चित्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यही गलती है। ये जो आपको दिखाया गया है, ये दो चुंबकीय चित्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दो चुंबकीय चित्र रेखाएं, दो चुंबकीय चित्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय चित्र रेखाएं हैं तो प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। ये आपको लिख रहना था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी के अंदर भी ऐसा आप पढ़ते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्लियर? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो हमने जो हमारा जो क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक में जो 9वां प्रश्न है उसका आंसर और इसका आंसर सेम ही है। वैसे तो सारे जो क्वेश्चन है वो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में दोलन हेतु रखी चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल एम वाली चुंबकीय सुई पर उत्पन्न बल आघूर्ण का मान कितना है। तो बल आघूर्ण तो यहाँ पर अब की बार हमें यहाँ पर पूछा गया, तो बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका बल आघूर्ण आ जाएगा। विद्यार्थियों यदि मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि ये हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर पेज नंबर 30 पर, पेज नंबर 30 पर आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर है ये 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बल आघूर्ण का, उसमें ये था। तो कौन सा ऑप्शन उनमें सही होगा, और यहाँ पर सूत्र पूछ लिया, केवल यही है और कोई फर्क नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये वाले प्रश्न भी आपको सेम टू सेम मिलने वाले हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि चित्र में दिखाए अनुसार एक चुंबक कुंडली की ओर लाया जा रहा है, परिपथ में उत्पन्न धारा किस दिशा में होगी। तो ये छठवें चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो इसका ये वाला जो फलक है वो एस की भांति काम करेगा, इसमें धारा इधर जाएगी और इस वाले फलक में इधर जाएगी। तो यहाँ से धारा इधर जाएगी, इसमें धारा इधर जाएगी, इसमें धारा इधर इधर, इस तरीके से इसमें विद्युत का प्रवाह होगा। तो आपको लिखना था इसमें बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। क्लियर? तो या ए सी बी, या आप तो बी से ए की ओर भी लिखकर आ गए तो आपका आंसर सही होने वाला है। ये भी आपको हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि एकल झिरी विवर्तन के लिए फ्रिंजों का वितरण वक्र खींचिए। वितरण वक्र खींचना है, इसमें आपको ये वाला जो प्रश्न है ये मिलेगा 10वें चैप्टर में। ये जो क्वेश्चन है वो 10वें चैप्टर में आपको मिलने वाला है। ये हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें आपको मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि हमारे जो क्वेश्चन है वो एच आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका वितरण वक्र आप लोगों ने इस तरीके से खींचा होगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस तरीके से, इस तरीके से इधर आपने तीव्रता ली होगी, इधर दूरी ली होगी। फिर अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे को पूछा गया है कि परमाणु के बोर मॉडल की कोई एक सीमा लिखनी है, तो कोई एक कमी हमारे को लिखनी है। कोई सी एक कमी आपको यहाँ पर पुट करनी थी। हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर 8वां प्रश्न है। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। तो नाभिकीय संलयन से, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर चौथा प्रश्न है।
कि दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते थे, उस घटना को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसकी कमियां तो बहुत सारी है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक पीएन संधि डायोड के अग्रबायस वीआई अभिलाक्षणिक वक्रों के अध्ययन के प्रायोगिक परिपथ का चित्र बनाइए। ये मैंने कहा था कि ये 2025 की बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोगों को मैंने ये जो क्वेश्चन है इसको सजेस्ट किया था, इसके पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। और मैंने ये कहा था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया, और ये कहा था ये 2025 में बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो ये 100% इसका नामांकित चित्र बनाना था। आप इस तरीके से यदि इसको बनाकर आ गए, पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन भाग को नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये अग्रदेशिक के लिए हो जाएगा। आप अभिलाक्षणिक ऐसा करके आ गए तो भी कुछ ना कुछ नंबर देगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके समांतर क्रम में यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ना था, और यहाँ पर एक मिली एमीटर जोड़ना था, और यहाँ पर आपको जोड़नी थी बैटरी। यहाँ पर क्या जोड़नी थी, एक बैटरी। इस तरीके से भी आप इसको दिखा सकते हैं। ये धारा नियंत्रक जोड़ दीजिए, या वैसे हमने नोट्स में दे रखे हैं, अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपने इसका आंसर क्या किया था। क्लियर। अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। तो अपवर्तन के लिए स्नेल का जो नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या हो गई साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अनंत रेखीय आवेश 4 सेंटीमीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसके रैखिक आवेश, रैखिक आवेश घनत्व की गणना कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व की गणना हमें यहाँ पर करनी थी। तो विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है, ये पहले से ही हमें ये पता था कि इस चैप्टर में से हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसी कारण से हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की थी, और उस सीरीज के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए। एक अच्छा प्रश्न था ये, और सिंपल कह सकते हैं इसमें से, हालांकि सीधे सूत्र पर आधारित ये प्रश्न है। चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। आपने रेखीय आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है ये होता है, लेमड़ा बराबर हम पुट कर सकते हैं ई इंटू में आर बट्टे में 2 के, वैल्यू रख दीजिए। ई का मान है 4.5 गुणा 10 की घात 4, आर का मान हमारे पास में है 2 गुणा 10 की घात -2 बट्टे में, यह आ गया 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको आंसर देखिए, 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 4.5 का भाग इसमें लग जाएगा 2 बार में। ये हमारे पास में देखिए कितना आ रहा है, कितना निकल कर मिलेगा हमें, ये 1/2 गुणा ये 10 की घात प्लस में 4 माइनस में 2 माइनस में 9, तो ये अपने को मिल गया है 0.5 गुणा 10 की घात ये मिल चुका है अपन को -7, -7। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात, कहीं इसमें गलती तो नहीं कर दी हमने, एक बार जरूर देख लीजिए, 2 के, 2 के आ गया हमारे पास में। फिर ई का मान हमें जो दे रखा है वो रख दिया, आर का मान हमने, ये सॉरी यहाँ गलती कर दी हमने। देखिए मैंने थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ये 4 दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो अब यहाँ से अपने पास में ये भी कट जाएगा इससे। तो ये जो आंसर है वो देखिए हमें कितना मिल जाएगा, लेमड़ा बराबर, सब कुछ कट गया है, 10 की घात -7 रह जाएगा कूलाम प्रति मीटर। आपको इसका आंसर करना था।
अगला जो प्रश्न है कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर कैपिटल आर का मान दे रखा है माइनस में 20 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर हो जाता है आर बट्टे में 2 माइनस में 10 सेंटीमीटर। यू का जो मान है वो माइनस में 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको करवा रखे हैं, तो क्वेश्चन तो इजी ही है, क्वेश्चन में कोई बड़ी भारी बात नहीं है। देखो इसको कैसे करोगे, 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, तो 1/v बराबर आ गया 1/f माइनस 1/u। 1/f का जो मान है वो हमारे पास में माइनस में 10, फिर u का जो मान है वो माइनस में 15, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये आ गया 30, ये आ गया अपने पास में -3, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो ये माइनस का 1/30। v का मान अपने पास में आ गया माइनस में 30 सेंटीमीटर। आप m निकाल लीजिए माइनस में v/u, तो माइनस में 30 माइनस में 10, तो ये माइनस में 3 आ गया है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर सॉरी माइनस का 2 ही आएगा, ये 15 ही है, माइनस का 2 नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और स्थिति ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये आ गई अपने पास में स्थिति, और ये अपने पास में क्या किसको बता रहे हैं, ये आ गई अपने पास में प्रकृति। क्लियर। अगला जो प्रश्न था, अगले प्रश्न के अंदर हमें बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव की गणना करवाई है। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव, आप देखिए विद्यार्थियों सेकंड चैप्टर में जो ये जो क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाला है। ये अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर जो लघुतरात्मक प्रश्न था वो दूसरा प्रश्न यही है। ये आपको सारे प्रश्न ये भी मिल जाएंगे, केवल संख्या अलग मिलने वाली है और सेम टू सेम यही मिलने वाला है। तो के क्यू बट्टे में आर, ये आपको करना था। अगला जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है ये अपनी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल है विद्यार्थियों। ये एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे को पूछा गया है कि दो समाक्षी, ये क्वेश्चन पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ पर भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ये अपनी बुक का क्वेश्चन है कि R1 और R2 त्रिज्या की दो सेकेंडरी वर्ताकार कुंडलियां रखी हुई है, दोनों के केंद्र समपाती है। इस व्यवस्था के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का मान हमें ज्ञात करना है। दो आपको सेकेंडरी वर्ताकार कुंडलियां रखकर N1 φ1 निकालने का तरीका वही है, M12 I1 और N1 φ1 की वैल्यू रखकर कि वर्ताकार कुंडली के लिए एक वर्ताकार कुंडली के अंदर फेरों की संख्या यदि आप N1 ही लेकर चले तो N1 रहने दीजिए, फिर φ1 का मान B इंटू ए, बी का मान हो जाएगा अपने पास में, चलिए मैं B1 इंटू A1 लिख देता हूँ। तो N1 B1 पहली कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I2 बट्टे में 2 पाई R2 पुट कर देंगे, पाई R1 स्क्वायर पुट कर देंगे। इन इक्वेशन दोनों को कंपेयर करके आपको निकालना था। तो काफी इजी प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा दिमाग लगाने की यहाँ पर आवश्यकता थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो प्रश्न है ये 8वें चैप्टर से लिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो अभिलक्षण लिखिए। ये हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें दूसरा प्रश्न था, दूसरा ही प्रश्न पूछ लिया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 अभिलक्षण लिखिए। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर जो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर देख ही लिया था। आगे बढ़ते हैं कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश वायु की से जल की सतह पर आपतित होता है, तो अपवर्तित प्रकाश की चाल और आवर्ती ज्ञात कीजिए, जबकि हमें अपवर्तनांक दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। यहाँ से ये वाला जो प्रश्न है वो एक अच्छा प्रश्न है। इसमें वैसे तो ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको इतना इजी वे में सॉल्व होने वाला था नहीं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आसान है
चलिए इसे आप समझें, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ये लेमड़ा वन दे रखा है और अपवर्तनांक दे रखा है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है n21 बराबर लेमड़ा वन बट्टे में लेमड़ा टू। तो यहाँ से लेमड़ा टू बराबर आ गया अपने पास में n1 बट्टे में n21। इसका मान हमें दे रखा है 5000, इसका मान 4 बट्टे में 3, 15,000 बट्टे में 4, ये आ गया अपने पास में 3750 एंगस्ट्रॉम। अब ये आ गया लेमड़ा टू, लेमड़ा टू। तो अपवर्तित प्रकाश की चाल ज्ञात करनी थी एक तो, और एक हमें आवर्ती ज्ञात करनी थी। तो यहां से ही हम आवर्ती निकालेंगे, लेमड़ा वन बट्टे में लेमड़ा। चलिए पहले आवर्ती ज्ञात कर लेते हैं, तो न्यू वन बराबर होता है सी बट्टे में लेमड़ा वन। तो सी वन की जो वैल्यू है वो 3 गुणा 10 की घात 8, लेमड़ा वन का जो मान है वो 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा ये 3 बट्टे में 5 गुणा 10 की घात यहाँ पर -7, ये 10 की घात 15 आ गई। तो ये आ गया अपने पास में 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। ये आवर्ती पहले माध्यम में और यही आवर्ती होगी दूसरे माध्यम में। तो आवर्ती सेम रहेगी, आवर्ती में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमारे को आवर्ती भी पूछी थी, चाल भी पूछी थी। दूसरे माध्यम के अंदर चाल C2 पूछी है, तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, C1 बट्टे में C2 बराबर होता है लेमड़ा वन बट्टे में लेमड़ा टू। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा C2 बराबर न्यू टू लेमड़ा टू से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा एक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू टू का मान है 6 गुणा 10 की घात 14, और इसको आप 3750 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3750 गुणा 10 की घात -10। तो देखिए मैं आपको गुणा करके ही बता देता हूँ। तो यहाँ से ये अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा, ये है 3750 गुणा 6। तो आपका जो आंसर है वो 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड आना चाहिए था। इधर तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए क्या है कि हाइगेन सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तनों को समझाइए। ये आपको हमारे नोट्स में एज इट इज मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ये हमने 2025 के लिए भी आपको इस क्वेश्चन को सजेस्ट किया था कि आप इसको तैयार कर ले में। हाइगेन के तरंग सिद्धांत में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रबल संभावना थी और पूछ भी लिया गया है। देखो ये जो प्रश्न है वो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर पहला ही प्रश्न है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रदरफोर्ड नाभिक के मॉडल से हाइड्रोजन परमाणु में स्थिर त्रिज्या और कुल ऊर्जा, त्रिज्या और कुल ऊर्जा। तो ये हमने क्या कहा था कि हमारे सिलेबस के अंदर ये त्रिज्या वाला पार्ट है, ऊर्जा वाला पार्ट है। तो इन दोनों में से ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये दूसरा और चौथा, दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर दूसरा और चौथा प्रश्न मिलने वाला है। फिर हम बात करते हैं नाभिक के बल से क्या आशय है, नाभिक के बल से आप क्या समझते हैं। तो नाभिक के बल के बारे में आपको यहाँ पर परिभाषा देनी थी। नाभिक के बल होता क्या है ये बताना था, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के रूप में ग्राफ खींचना था। तो विद्यार्थियों ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये भी हमने एज इट इज दिया है। पहला ही जो क्वेश्चन था उसके मैंने 4 पार्ट बताए, और 4 पार्ट में ये चौथा पार्ट था पहले क्वेश्चन का, डी पार्ट। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर विद्युत रोधी अ, और अर्धचालक में अंतर, इन दो में ही अंतर बताना था। ये हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर दूसरा प्रश्न था। ये आपको सेम टू सेम ही मिलने वाले हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ से हमें देखिए व्हीटस्टोन सेतु से किरचॉफ के नियम
को लगाते हुए आपको संतुलन की स्थिति ज्ञात करनी थी। किरचॉफ का नियम अप्लाई करके कई बार क्या है कि हम बिना किरचॉफ के नियम से ही इसको करके आ जाते हैं। तो उसमें भी क्या है, नंबर तो मिलेंगे बट आपको पूरे नंबर के लिए किरचॉफ के नियम को लगाते हुए ही आपको लगाना था, इसको सॉल्व करना था। वैसे तो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति का हमारा पहला ही प्रश्न था और ये तीसरा प्रश्न था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर से ही आने हैं क्वेश्चन। तो ज्यादातर विद्यार्थी जो हमारे को फॉलो कर रहे हैं उन से मैं चाहता हूं कि वो कमेंट करें, बताएं कि आपके कितने अंक आने वाले हैं। फिर देखें, एक हमारे पास में क्वेश्चन है, ये हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर परिपथीय नियम की सहायता से कारण से विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी। तो ये हमारा छठा प्रश्न था। बायो सावर्ट के नियम से वृत्ताकार पास में ये तीसरा प्रश्न था। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे एज इट इज मिल ही जाएंगे। आपने तैयारी की भी होगी क्योंकि बड़े जो क्वेश्चन है उनकी आपको सॉलिड तैयारी करनी पड़ती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन देकर प्रायोगिक व्यवस्था बनाकर और तीव्रता का इनका ग्राफ खींचना था। तो ये एक अच्छा प्रश्न है और ये हमने हमारा जो सातवां प्रश्न था अति लघुतरात्मक में, ये एज इडीज प्रश्न है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और इनके बीच में आवर्ती के बीच में, तो ये आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अंदर जो पूरा टॉपिक था उसका डेरिवेशन था ना, वो आपको करना था। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ये आपको हमारे नोट्स में भी मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी मिल जाएगा। फिर देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मान माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में सी धारिता वाला संधारित्र जुड़ा है। संधारित्र प्रतिघात और धारा व वोल्टता के मध्य कलाकोण में संबंध स्थापित कीजिए। फेजर ग्राफ से इसका पूरा डेरिवेशन आपको करना था। ठीक है, तो यहाँ पर संधारित्र जब प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या जुड़ा हो, शुद्ध संधारित्र लगा हो, तब ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट थे ही, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अनुनादी, ये अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर 10वां प्रश्न आपको मिल जाएगा सेम टू सेम। इस साल हमने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बताया था, दोनों ही क्वेश्चन सेम टू सेम 18वें के अंदर दोनों पार्ट, ये हमने एक प्री बोर्ड लिया था उसके अंदर भी है। इसके अलावा अब हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने इन दोनों को ही 2025 के अंदर बताया था कि ये 2025 की बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये था भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका जो पेपर है वो कैसा हुआ। मेरे हिसाब से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे को जो फॉलो करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनका अच्छा पेपर गया होगा, उनके 45 प्लस मार्क्स आ जाने चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थी, यदि आप का जो पेपर है वो यदि किसी कारणवश अच्छा नहीं गया तो घबराना नहीं है। अगले पेपर की आप ढंग से तैयारी करें ताकि इस पेपर का जो प्रभाव है वो अगले पेपर पर नहीं पड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारी परिस्थितियां होती है, हम बहुत सारे पढ़ाई करने के बावजूद भी हम पेपर को हैंडल नहीं कर पाते। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होने वाली। अगले प्रश्न पत्रों की आप ढंग से तैयारी करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।